गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतियोगियों का स्वागत है। हम लोग आज क्या करेंगे, टीजीटी 2013 वर्ष 2013 में जो टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास। सामाजिक विज्ञान में 4 विषय होते हैं, उसमें से एक विषय इतिहास में जो PYQ आए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे, उनके सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। चर्चा का उद्देश्य है हमको प्रमाणिक सर्वमान्य उत्तर बताना और खोजना। साथ में जब हम प्रमाणिक सर्वमान्य उत्तर खोज रहे हैं, उत्तरों पर चर्चा कर रहे हैं, उस दौरान जो नए कॉन्सेप्ट मिले, जो नए तथ्य मिले, जो नए क्वेश्चन मिले, जिनके भविष्य की टीजीटी एग्जाम में आने की प्रबल संभावना हो, उन पर व्यापक रूप से चर्चा करना है। हम लोग जो है अपनी क्लास शुरू करेंगे, उससे पहले आप सब लोगों से एक परंपरागत निवेदन है। आप सब लोग गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन प्रतियोगियों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, वह लोग तुरंत जल्दी से जल्दी शेयर कर दें, ताकि गवर्नमेंट स्टडी सेंटर द्वारा जो कंटेंट प्रदान किया जा रहा है वह अधिक से अधिक विद्यार्थियों को मिल सके, अधिक से अधिक प्रतियोगियों को मिल सके और वो लाभ उठा सके। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास में वर्ष 2013 में जो क्वेश्चन आए थे, PYQ आए थे, उन पर पहली क्लास है, और हम आज करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पर हम चर्चा करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज पहला प्रश्न लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है भाग 1। आपको पता है टीजीटी में भाग 1 में 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से कोई एक प्रश्न आपको लेना होता है। फिर बाद में जब आप जाएंगे भाग 2 में, वहां पर जो है आपके 4 विषय दिए रहेंगे, जिसमें से आपने जो 2 विषय जिनकी आपने तैयारी की है, जिनको आपने चुना है, उसमें से हम लोग इतिहास ले लेंगे, जिसमें 62 क्वेश्चन होंगे। समझ रहे हैं? तो आज चलिए, जो भाग 1 में इतिहास से क्वेश्चन आया था, प्रश्न 1 था, निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मुहर पर अंकित है? ऑप्शन ए है सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा। ऑप्शन बी है वृषभ, गैंडा, भैंसा और हाथी। सी है सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ। और डी है व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। बात कहाँ की हो रही है? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की मुहर पर जो है एक पुरुष देवता का चित्र है। पुरुष देवता है जो चौकी पर पद्मासन में बैठे हैं। ये चित्र मिला है। इस चित्र में और क्या है कि जो पुरुष देवता हैं उनके सर पर सींग निकली है, सींग निकली है, और पैरों के पास जो है 2 हिरण बने हुए हैं। पैरों के पास 2 हिरण हैं। ठीक, इसके पास उस देवता के, वह जो पुरुष है मोहनजोदड़ो की मुहर पर, उसके दाएं और बाएं में कुछ पशु समूह पाए गए हैं। दाएं में जो पाया गया है, दाईं ओर जो पाया गया है, उसमें है बाघ, जिसको व्याघ्र कहते हैं, और हाथी। और जो बाईं ओर पाए गए हैं, उसमें है गैंडा और भैंसा। ये देखिए, दाहिनी ओर क्या मिला है? व्याघ्र और हाथी, और बाईं ओर क्या मिला है? गैंडा और भैंसा मिला है। आपको किसी परीक्षा में दाहिने ओर के पशु समूह को पूछ लेगा कौन है, बाएं ओर कौन से पशु है, तो दाहिने ओर हमको याद करना है क्या है? व्याघ्र है, बाघ है और हाथी है।
बाएं ओर क्या है, भैंसा है और गैड़ा है। तो तगड़े पशु, बलवान पशु कौन से माना जाता है, बाघ को माना जाता है, हाथी को माना जाता है। और हमारा तगड़ा हाथ कौन सा होता है, दाहिना होता है। तो दाहिने ओर कौन सा होंगे, व्याघ्र, बाघ होगा और हाथी होंगे। बाएं ओर क्या होगा, गैड़ा भैंसा, कोई भी आए गै भैं से आप इसको याद रखेंगे। तो अब इससे क्लियर हुआ कि दाईं ओर व्याघ और हाथी है, बाईं ओर गैड़ा और भैंसा है। अब इन विकल्पों में देखिए तो व्याघ्र, गैड़ा, भैंसा और हाथी विकल्प डी में है, आपको मिलता है, इसलिए यही विकल्प डी इसका सही है। और जो ये मोहनजोदड़ो के मुहर पर ये जो पुरुष देवता मिला है, इसको मार्शल महोदय ने, मार्शल महोदय ने कहा है आदि शिव हैं। ये कौन है, आदि शिव हैं, ये शिव के ही रूप हैं। और इसी से ये प्रमाणित किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में शिव की पूजा होती थी, मतलब शैव पूजक हड़प्पा सभ्यता में थे। ये इसी से, मुहर से जो मोहनजोदड़ो की प्राप्त हुई है, उसी से सिद्ध किया जाता है। आपको विकल्प मिल गया। आइए एक बार इसको हम लोग तेजी से पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की प्रधानता रही है, लेकिन मातृ देवी के साथ साथ पुरुष देवता की भी उपासना के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मिली मुहर में अंकित पुरुष देवता चौकी पर पद्मासन मुद्रा में है तथा उसके सिर पर सींग है। इस पुरुष देवता के दाईं ओर, दाईं तरफ बाघ एवं हाथी, बाईं तरफ गैड़ा भैंसा, गै भैंस, और पैरों के पास में 2 हिरण का चित्र अंकित है। मार्शल महोदय ने क्या कहा, आदि शिव की संज्ञा दी, जिसे पशुपति, योगेश्वर, त्रिमुख, महायोगी की संज्ञा दी गई। इससे ज्ञात होता है कि इस सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में लिंग और यौन पूजा के प्रचलन के साक्ष्य मिले हैं। कालांतर में लिंग पूजा का संबंध शिव पूजा से जोड़ा गया। शिव की पूजा, लिंग पूजा को एक माना गया। आज भी हमारे शैव जो देवालय हैं उनमें लिंग की पूजा की जाती है। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 पर हम लोग आते हैं, जो भाग 2 इतिहास वाले पोर्शन को हम लोगों ने चूज किया है, तो वहां से शुरू होगा। प्रश्न 2 है, सर्व कर किस पर लागू होता था। सर्व, ऑप्शन ए है गैर मुसलमानों पर, बी है विदेशी व्यापार पर, सी है औद्योगिक विकास पर, और डी है जल आपूर्ति बनाए रखने पर। अब सर्व कर को पहले समझा जाए तो इस को जो शुरू किया है फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, एफएसटी कहते हैं जिस शार्ट में। फिरोज तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया है। नहर निर्माण के लिए जो शासक प्रसिद्ध रहा है, सतलज नदी पर इसने बनवाया था उलूग खानी नहर। ये आपको पता होना चाहिए, परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। यमुना नदी पर राजवाही नहर। एक कई तरह की नहरों का निर्माण कराया और इनसे जो है किस लिए कराया, सिंचाई के लिए। और जब इससे क्षेत्र की सिंचाई होने लगी तो उस पर एक सिंचाई कर लगाया और उसी कर को कहते हैं हाव ए सर्व। हाव ए सर्व कहते हैं। कहीं कहीं इसका नाम हक ए सर्व मिलता है। ये क्या है, ये सिंचाई अगर हम कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए हमको जो है टैक्स देना पड़ेगा और उसी को कहते हैं सर्व। हावे सर्व या हाके सर्व। यह होता कितना था हमको पता होना चाहिए। उपज का
10% भाग सर्व के रूप में लिया जाता था। फिरोज शाह तुगलक के बारे में इतिहास में हमको पता है, उसने जो है जो कर इस्लाम में बताए गए थे, शरीयत में बताए गए थे, उन्हीं करों को लगाया। एकमात्र हावे सर्व या सर्व ऐसा कर है जिसको फिरोज तुगलक ने जो है शरीयत के अनुसार नहीं है, गैर इस्लामिक कर है। पहला गैर इस्लामिक कर, एकमात्र गैर इस्लामिक कर जो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था वो था सर्व था। और इसको लगाने से पहले उसने उलेमाओं से व्यवस्थित रूप से अनुमति भी प्रदान की, तब ये कर लगाया। और इस कर से उसको 2 लाख टंका वार्षिक आय होती थी। और इस पैसे को विद्वानों के आश्रय पर खर्च करता था, विद्वानों के आश्रय पर खर्च करता था। तो अब विकल्प जब देखेंगे गैर मुसलमानों पर ये सब पर लगता था, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर, जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए। ऑप्शन डी तो यह है कि सिंचाई के लिए हम जो कर की बात कर रहे हैं हावे सर्व, तो मतलब हम जल की आपूर्ति करना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई कर हक ए सर्व या हाव ए सर्व लगाया, जो उपज का 10% था। यह कर लगाने से पहले उसने उलेमाओं से अनुमति ली। यही उसके द्वारा आरोपित एकमात्र गैर इस्लामिक कर था। इस कर से उसे प्रतिवर्ष 2 लाख टंके की आय होती थी। यह धनराशि वह विद्वानों के भरण पोषण पर व्यय करता था। क्लियर, आगे चलिए। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उद्धृत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है सांची, बी है अमरावती, सी है देहर कुठार और डी है कनगल हल्ली। प्रश्न क्या है, स्थल पूछ रहा है और स्तूप अवशेषों से अशोक की एक पाषाण प्रतिमा मिली है और उस प्रतिमा पर अशोक का नाम अंकित है, यह बात इस प्रश्न में है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। क्या ऑप्शन डी है? कनगल हल्ली। अब प्रश्न है कनगल हल्ली है कहां ना, तो कनगल हल्ली है कर्नाटक के, पहले जो गुलबर्गा था आज वो कालबुर्गी जिला हो गया है। कालबुर्गी जिले के चित्तलपुर तालुका में, तालुका के सन्नत के पास है। सन्नत से अशोक के उल्लेख मिले हैं जिस पर अशोक के नाम है। सन्नति, सन्नत से कर्नाटक के कालबुर्गी जिले के चित्तलपुर तालुका के सन्नत के पास है, के पास है। कौन सा उसके पास है? कनगल हल्ली। यहां पर क्या मिला है? स्तूप के अवशेष पर, स्तूप के अवशेष पर अशोक की पत्थर से निर्मित, अशोक की पाषाण प्रतिमा मिली है। पाषाण प्रतिमा मिली है। उस प्रतिमा की क्या विशेषता है? उसमें उसका नाम लिखा है। क्या नाम लिखा है? अशोक का, उसका नाम लिखा है। और यह जो प्रतिमा, यहां जो साक्ष्य मिला है, यह एकमात्र साक्ष्य है, एकमात्र प्रतिमा के रूप में साक्ष्य है।
इसके अलावा अशोक की प्रतिमा, उसका नाम का साक्ष्य और कहीं पर नहीं मिला है। तो अब आपके समझ में आ गया ये मामला कहां से है, कनगनहल्ली से। अब कनगनहल्ली कहां है वो आपने देखा। कनगनहल्ली कर्नाटक के गुलबर्गा, वर्तमान में कालबुर्गी जिला में चित्तलपुर तालुका के सन्नति स्थान में स्थित है। इस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों पर अशोक की पाषाण निर्मित प्रतिमा उसके नाम के साथ पाई गई है। यह अशोक के प्रतिमात्मक चित्रण का एकमात्र उदाहरण है, प्रतिमा के रूप में, समझ रहे हैं, चित्रण का अशोक का एकमात्र उदाहरण है। क्लियर। प्रश्न 4 है, किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है? समझ रहे हैं, किस शासक ने कहा था? ऑप्शन ए है गियासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है जलालुद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। राज्य वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। कोई भी अगर राज्य स्टेट है वह वास्तविक रूप से इस्लामी नहीं हो सकता है। यह बात किसने कही है? ऑप्शन सी में दिए गए हैं जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने कही है। कैसे कही है और कौन सी बातें हैं, इसको आइए हम लोग देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई। अगर ये पूछे सल्तनत काल का पहला सुल्तान जिसने उदार निरंकुशवाद की नीति अपनाई तो कौन होगा? जलालुद्दीन खिलजी। यही वह पहला सुल्तान था जिसने स्पष्ट शब्दों में यह विचार रखा, राज्य को शासितों के स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित होना चाहिए। मतलब जिस पर आप राज्य कर रहे हैं, जो आपके शासित हैं, उनका जब तक स्वैच्छिक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक राज्य के लिए कोई आधार उपस्थित नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम उसी ने घोषित किया, दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी भी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता है। जलालुद्दीन ने निकट सहयोगी थे अहमद चप, इनके साथ वार्ता हो रही थी। बहस करते हुए कहा, मैं हिंदुओं द्वारा मूर्ति पूजा करने, अपने धर्म का प्रचार करने और अनुष्ठानों का संपादन करने पर रोक नहीं लगाऊंगा। भले ही हिंदुओं के एक कार्य कुफ्र के प्रमाण हों, शरीयत के विपरीत हों, इसके बावजूद हिंदुओं द्वारा जो धार्मिक पद्धति, धार्मिक क्रियाकलाप किए जा रहे हैं उस पर मैं रोक नहीं लगाऊंगा। यह बात कहा था जलालुद्दीन खिलजी ने। उसने हिंदुओं को इस्लाम के गढ़ दिल्ली में भी आराम, वैभव एवं प्रतिष्ठा का जीवन जीने दिया। उसने धार्मिक जुलूसों को निकालने, यमुना में मूर्ति विसर्जन आदि पर रोक नहीं लगाया। कुल मिलाकर उसका मत था, आतंक की नीति के जरिए केवल कुछ समय के लिए लोगों के हृदय में सरकार के प्रति भय और सम्मान स्थापित किया जा सकता है, किंतु इसका यह अर्थ सच्चे इस्लाम का त्याग करना होगा। अगर हम भय से सब करवाएंगे तो सच्चे इस्लाम का त्याग करना पड़ेगा। अपने मत पर वह इतना दृढ़ था, उसने कहा कि मैं अपने संबंधियों में किसी के लिए जो इस अमानुषिक नरसंहार करने वाले राजत्व के बदले उसकी मानवता बदलना चाहें, वह स्थान रिक्त कर सकता है। बोले अमानुषिक नरसंहार अगर मुझसे करवाना चाहें, उससे बेहतर होगा कि मैं सत्ता छोड़ दूं, वह स्वयं सत्ता पर आसीन हो जाएं। यह बात कही थी जलालुद्दीन खिलजी ने। अब तो क्लियर हो गया होगा। आते हैं आगे हम लोग। प्रश्न संख्या है 5, चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहां है? ऑप्शन है एलोरा, बी है उदयपुर, सी है नचना कुठार, डी है खजुराहो। चतुष्पाद शिव मतलब शंकर भगवान बने हैं, उनके कितने पाद हैं, पैर हैं? 4 हैं। यह प्रतिमा कहां है? यह है ऑप्शन डी आपका खजुराहो में है। ये देखते हैं खजुराहो कहां पर है।
खजुराहो है मध्य प्रदेश के छतरपुर में, छतरपुर जिले में है। और यह जो छतरपुर है एक चंदेल कला का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख केंद्र है। और जो चंदेल कला प्राप्त हुई है वह नागर शैली में है। ये आपको पता होना चाहिए, चंदेल कला की शैली क्या है, नागर शैली में है। और इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो मूर्तियां हैं ग्रेनाइट की और लाल बलुआ पत्थर की, लाल बलुआ पत्थर की मूर्तियां हैं। अब इन्हीं चंदेल शासकों में एक शासक थे विद्याधर चंदेल। क्या नाम था? विद्याधर चंदेल। इन्होंने बनवाया था कंदरिया महादेव के मंदिर या कंदरिया का शिव मंदिर। और इसी शिव मंदिर के मंडप में चतुष्पाद शिव की आकर्षक प्रतिमा है, चतुष्पाद शिव की प्रतिमा है। अब क्लियर हुआ? ये जो कंदरिया महादेव का शिव मंदिर है, कंदरिया का महादेव मंदिर है या शिव मंदिर है, वहीं उसी के प्रांगण में, उसी के मंडप में हमको चतुष्पाद शिव की प्रतिमा प्राप्त होती है। इसलिए अगर प्रश्न है चतुष्पाद प्रतिमा कहाँ है तो खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ है वर्तमान में? मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। समझ में आया? आइए देखते हैं। खजुराहो चंदेल शासकों का कला केंद्र राजधानी थी। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच करवाया गया। ये मंदिर, एक चीज नया तथ्य, वैष्णव शैव जैन धर्म संबंधित है, बौद्ध से नहीं है। बौद्ध मंदिर का निर्माण यहाँ नहीं किया गया। खजुराहो का मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थरों से किस शैली में किया गया? नागर शैली में किया गया। मंदिर ऊंची चौकी पर निर्मित है, पंचायतन का विधान है। विद्याधर चंदेल द्वारा निर्मित मंदिर क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर, शिव मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, सूर्य मंदिर। आपकी पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा था कि सूर्य मंदिर का निर्माण, इसमें से चित्रगुप्त का जो मंदिर है किससे संबंधित है पूछा था। उसमें यही दिए थे, जैन तीर्थंकर, शिव, सूर्य, ये सब दिए थे। तो यहां से प्रश्न आपकी पीजीटी में पूछा जा चुका है। कंदरिया महादेव आपकी पीजीटी में पूछा जा चुका है। और आपकी जो टीजीटी में पूछा क्या गया? चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है। समझ गए? तो आप समझिए यहीं से 3-4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। कंदरिया महादेव मंदिर के महामंडप में एक अद्वितीय चतुष्पाद शिव प्रतिमा स्थापित की गई है। देवी देवताओं के साथ साथ अप्सराओं, दिक्पालों, गणों, पशु पक्षियों और मूर्तियां भी निर्मित है। क्लियर हो गया? आगे चलें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? ऑप्शन ए है महापरिनिर्वाण सूत्र, बी है जातक कथाएं, सी है ललित विस्तार और डी है बुद्ध चरित्र। ये कह रहा है कुशीनगर की अंतिम यात्रा, कुशीनारा में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था और इसका वर्णन है महापरिनिर्वाण सूत्र में। ऑप्शन ए है, इसी में बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है। और यह वर्णन है कि 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की जो है
कुशीनगर में मृत्यु हुई। कुशीनगर में बुद्ध द्वारा जो है इस लोक को छोड़ करके अगले लोक में जाने की जो कथा है, जो घटना है, उसको महापरिनिर्वाण, बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहते हैं। जब उनका जो है मृत्यु हुई, जो निर्वाण को प्राप्त किए, उसको महानिर्वाण कहते हैं। और इसका वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में हुआ है। और इसमें यह भी वर्णन है कि बुद्ध के जो है शरीर धातु, बुद्ध के शरीर धातु पर विभिन्न राजाओं ने 8 स्तूपों का निर्माण कराया। जिसमें 6 के प्रमाण अभी भी मिलते हैं। और एक चीनी यात्री फाह्यान जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आता है, फाह्यान क्या कहता है? कहता है कि अशोक ने इन 8 जो स्तूप बने थे, 8 स्तूपों के अवशेष पर 84,000 स्तूप बनवाए थे। 84,000 स्तूप अशोक ने बनवाए थे। यह बात कौन कहता है? फाह्यान कहता है। समझ गए? उत्तर आपको मिल गया। महापरिनिर्वाण सूत्र है, आइए देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण सूत्र में महात्मा बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन मिलता है। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर धातु पर 8 स्तूप विभिन्न राजाओं ने बनवाया। इनमें से निम्नलिखित हैं। जो सारनाथ में जाइए वहां पर स्तूप मिलेगा जो अशोक ने बनवाया था। बोध गया का स्तूप, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप को ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची भी कहते हैं या महास्तूप कहते हैं इसको। समझ गए? तक्षशिला का धर्मराजी का स्तूप, सिंध में मीरपुर का स्तूप, पिपरहवा का स्तूप। फाह्यान के अनुसार अशोक ने 8 स्तूपों को खुदवाकर उनके अवशेषों के ऊपर 84,000 स्तूप बनवाए। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है विलियम बेंटिंग, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है जॉन लॉरेंस और डी है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन क्या है? चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, इसी को कहते हैं कुशल अकर्मण्यता की नीति। इसी को कहते हैं पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। ये कौन सी नीति है? पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी, या इसको कहते हैं चतुराई पूर्ण निष्क्रियता, या इसको कहते हैं कुशल आकर्मण्यता की नीति। ये नीति किसके परिप्रेक्ष्य में है और पूछ रहा है किसने किसके साथ जुड़ा हुआ है? यह नीति है कि ब्रिटेन में और रसिया के मध्य युद्ध चल रहा था। रसिया भारत की ओर अपना विस्तार करना चाह रहा था, मध्य एशिया की ओर से बढ़ करके। तो रूस का भारत की ओर विस्तार रोकने के लिए
विस्तार रोकने के लिए अफगानिस्तान के साथ, समझ रहे हैं, किसके कारण था? रूस के कारण था। और किसके साथ किया गया? अफगानिस्तान के साथ किया गया। और कब किया गया? जब जो है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हो गया था। और इस युद्ध में जो है अंग्रेजों को हानि हो गई थी। अंग्रेजों को हानि हुई, साथ में इनको अफगानिस्तान के अमीरों की स्वतंत्र भावना का, अमीरों की स्वतंत्रता के प्रति भावना का पता चल गया। तब जाकर के इन लोगों ने, अंग्रेजों ने चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई। इस नीति को प्रारंभ किया था सर जॉन लॉरेंस ने, जब वह जो है 1864 से 68 के बीच, सर जॉन लॉरेंस 1864 से 68 के बीच वायसराय रहा। तो उसने जो है अफगानिस्तान के प्रति मास्टरली पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति को अपनाया। उस नीति में उसने क्या किया? अफगानिस्तान के अमीरों को मित्र बनाए रखा। अफगानिस्तान के अमीरों को मित्र बनाए रखा, लेकिन कोई स्थायी संधि नहीं की। कोई अस्थाई संधि नहीं की और अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप नहीं किया। आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। तो यह नीति जो है लंबे समय तक चलती रही। फिर इस नीति को पलटा गया। तो इस नीति को किसने बदला, किसने चेंज किया, यह भी जानना जरूरी है। ये समझ में आ गया ये किससे जुड़ी हुई है? जॉन लॉरेंस से। अब आगे ये करते हैं, इस नीति को किसने जो है पलटा। तो इस नीति को जो है पलटा है जब जो है 1876 में लॉर्ड लिटन ने पलटा और उसने जो है अफगान के प्रति, अफगानों का अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति, कौन सी नीति? अग्रगामी नीति को प्रारंभ किया। इसी कहते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। जब उसने अग्रगामी नीति का पालन किया, इसका परिणाम हुआ द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो 1878 से 1880 के बीच हुआ। और इस युद्ध में क्या हुआ? शेर अली की मृत्यु के बाद उसके पुत्र याकूब खान ने 1879 में 1879 में अंग्रेजों के साथ गंडमक
की संधि की। समझ गए? इसको प्रारंभ किया जॉन लॉरेंस ने, अंत किया लिटन ने, और लिटन ने नई पॉलिसी कौन सी शुरू की? अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी को शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। फिर बाद में 1879 में गंडमक की संधि हुई। अब कह रहा कौन जुड़ा है, तो सर जॉन लॉरेंस ऑप्शन सी में है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। आइए इसको भी देख लेते हैं। रूस के संभावित आक्रमण से भारतीय साम्राज्य को बचाने के लिए वायसराय सर जॉन लॉरेंस 64-68 ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी अपनाई। प्रथम आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध में अंग्रेजों को जो हानि हुई और अफगानों की जिस स्वतंत्र भावना का उन्हें परिचय मिला, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आक्रमणीयता नीति का आरंभ हुआ। इस नीति के अनुसार अंग्रेज अमीर को मित्र तो बनाए रखना चाहते थे, परंतु उसके साथ अस्थायी संधि के लिए तत्पर न थे और न ही किसी प्रकार से अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहते थे। अफगानों के प्रति इस नीति का पालन मुख्यतः वायसराय लॉर्ड लॉरेंस, जॉन लॉरेंस से लॉर्ड नॉर्थब्रुक, सर जॉन लॉर्ड नहीं, सर जॉन लॉरेंस से लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय तक किया गया। 1876 में लॉर्ड लिटन ने वायसराय बनने पर कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग कर। यहां एक प्रश्न बन सकता है, अफगानिस्तान के प्रति कुशल आक्रमणीयता की नीति का परित्याग किसने किया? उत्तर आपको मिलेगा लॉर्ड लिटन ने। अग्रगामी नीति, फॉरवर्ड पॉलिसी किसने अपनाई है पूछा जा सकता है। अपनाई, उसका विचार था कि रूस और ब्रिटेन के मध्य अफगानिस्तान दो लोहे के बर्तनों के मध्य मिट्टी का एक छोटा सा पात्र है। रूस और ब्रिटेन के मध्य लोहे के दो बड़े बर्तनों के मध्य अफगानिस्तान क्या है? मिट्टी का एक छोटा सा पात्र है। इसे अवश्य अपने बस में कर लेना चाहिए। लिटन की इस नीति ने द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध को जन्म दिया। शेर अली भागकर रूसी तुर्किस्तान पहुंच गया। वहीं 1879 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र याकूब खान ने अंग्रेजों से 26 मई 1879 को गंडमक की संधि की। इतनी कथा यहां आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में लोग पढ़ेंगे तो वहां और डिटेल में देख लेंगे। प्रश्न है 8, गंगा अवतरण का दृश्य कहां चित्रित है? ऑप्शन है मदुरा में, बी है एहोल में, सी है कांचीपुरम में, डी है मामल्लपुरम में। तो गंगा अवतरण का दृश्य ऑप्शन डी है मामल्लपुरम। मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहते हैं। महाबलीपुरम कहते हैं। ये पल्लव कला का केंद्र था ना, पल्लव कला का केंद्र था। पल्लव कला में 4 कलाएं हैं, 4 शैलियां हैं, राजसिंह शैली, मामल्य शैली। तो ये जो है मामल्य शैली का प्रमुख केंद्र था, मामल्य शैली का। और इस मामल्य शैली का विकास पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, जिनकी उपाधि थी महामल्ल। इनके समय हुआ। अब देखिए कितने क्वेश्चन यहां से निकले हैं। मामल्लपुरम महाबलीपुरम है, किसके है? पल्लव कला का केंद्र है। इसमें मामल्य शैली की प्रमुखता है। मामल्य शैली किसके समय विकसित हुई? नरसिंह वर्मन प्रथम के समय। नरसिंह वर्मन प्रथम की क्या उपाधि है? महामल्ल की उपाधि है। इसमें मिलते हैं हमको मंडप और एकास्मक रथ मंदिर।
मंडप इससे पहले भी प्राप्त होते रहे हैं। एकास्मक रथ शैली इसकी प्रमुख विशेषता है। एकास्मक रथ शैली में क्या होता है कि एक पूरे पहाड़ को काट करके रथ की तरह के जो है मंदिर बनाए जाते थे। इसमें जो है 8 रथ प्रसिद्ध हैं। धर्मराज का रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, भीम रथ, इस तरह से है। इसमें से द्रौपदी रथ को छोड़ करके सबसे छोटा रथ है, यह प्रश्न पूछा गया है, को छोड़ करके जो 7 बचते हैं, 7 रथ, इनको कहते हैं सप्त पगोड़ा मंदिर। सप्त पगोड़ा, समझ रहे हैं। और इसी सप्त पगोड़ा मंदिर में चट्टान पर एक विशाल मूर्ति है, ठीक है। और इस मूर्ति के बीच में जो है मूर्ति है, बीच में क्या है, पानी की दरार है, एक बड़ी दरार है, एक बड़ी दरार है। इस दरार को देख करके माना जाता है कि गंगा जो है ऊपर से आ रही हैं, और एक जो तपस्यारत हैं वो कौन है, भगीरथ हैं, समझ रहे हैं। भगीरथ तपस्या कर रहे हैं और गंगा का अवतरण हो रहा है। इस संबंध में 2 विचार हैं। एक विचार है, इसको मिटा देते हैं, रब कर देते हैं। ये जो मूर्ति वहां पर मिली है उस पर 2 विचार हैं। एक विचार में कहा गया कि अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, अर्जुन तपस्या कर रहे हैं, तपस्यारत अर्जुन। और दूसरे में कहा गया है कि गंगा का अवतरण हो रहा है। ये दृश्य जो है एक ही है, इसकी व्याख्या 2 तरह से की गई है। बताया गया है कि पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन क्या कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि भगीरथ तपस्या कर रहे हैं और उससे जो है गंगा का अवतरण हो रहा है। चित्र 1 है। कभी आपके प्रश्न पूछे तपस्यारत अर्जुन का दृश्य कहां पर है, तभी आपको मामल्लपुर लगाना है, महाबलीपुरम। अगर इसमें पूछा है गंगा अवतरण का दृश्य कहां है, तो वहां भी लगाना है मामल्लपुरम। क्लियर हुआ? आइए इसको देख लेते हैं एक बार डिटेल में। पल्लवों की मामल्ल शैली का विकास नरसिंहवर्मन प्रथम महामल्ल के समय हुआ। इस शैली के अंतर्गत मंडप और एकास्मक रथ मंदिरों का निर्माण हुआ। इस शैली का प्रमुख केंद्र मामल्लपुरम या महाबलीपुरम है। मामल्ल शैली के एकास्मक रथ मंदिरों में कुल 8 रथ मंदिर हैं। द्रौपदी रथ को छोड़कर इन्हें सप्त पगोड़ा कहा जाता है। मामल्लपुरम के सप्त पगोड़ा मंदिर में बनी मूर्ति में अर्जुन की तपस्यारत विशाल मूर्ति, जिसे गंगा अवतरण कहा जाता है, विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां, धर्मराज रथ पर उत्कीर्ण नरसिंहवर्मन की प्रथम की मूर्तियां यहां पर उल्लेखनीय हैं। यहां पर जो है उल्लेखनीय है। और साथ में जो अभी हम लोगों ने चर्चा किया, जो चट्टान के बीच से जो है दरार है, उस दरार के कारण जो है इसको क्या कहते हैं, गंगा अवतरण का दृश्य है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? ऑप्शन है पाली, बी है मगधी, सी है सूरसेन, डी है अर्धमगधी। महावीर स्वामी तथा अन्य जैन विचारकों विद्वानों ने जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया, संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि यह जो है बहुत गूढ़ और क्लिष्ट भाषा थी। उसके स्थान पर जन साधारण में प्रचलित है, जन साधारण में
प्रचलित या प्रयोग की जा रही अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। समझ में आया? अर्धमागधी का प्रयोग किया, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही है। इसके प्रयोग से क्या हुआ? लोगों की जैन धर्म के प्रति, लोगों की धर्म के प्रति रुचि बढ़ी। जब कोई सरल भाषा में चीज मिलेगी, वह पढ़ना और समझना दोनों आसान होगा। इससे उसका विस्तार व्यापक पैमाने पर और लोगों के बीच अधिक से अधिक होगा। यही किया जब अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा को महावीर जैन तथा अन्य जैन धर्मानुयायियों ने अपनाया। क्लियर हुआ? आइए देखते हैं। महावीर और अन्य जैन उपदेशकों ने अपने विचारों को जनता के समक्ष सरल और सुबोध भाषा में रखा। अपने उपदेशों से जनसाधारण अवगत कराने के लिए संस्कृत जैसी गूढ़ और कठिन भाषा का प्रयोग न कर अर्धमागधी प्राकृत भाषा को, जो जनसाधारण की भाषा थी, इन लोगों ने माध्यम बनाया, जैन उपदेशकों और महावीर ने। इसके कारण जनता की रुचि इस धर्म में बढ़ी। क्लियर? आगे आइए, अगला क्वेश्चन 10 है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक था। ऑप्शन ए है इब्राहिम खान गर्दी, बी है नजीबुद्दौला, सी है मुजफ्फर हुसैन, डी है दोस्त मोहम्मद रुहेला। पानीपत का युद्ध, पानीपत में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुआ था ना। पहला युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में, पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 में ना, अकबर और अफगानों के बीच। तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 ईस्वी में, किसके बीच? मराठों के बीच में, और अफगान था अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी पेशवा। कौन था? बालाजी बाजीराव। और इस युद्ध का नेतृत्व इनका पुत्र कर रहा था। नेतृत्व कौन कर रहा था? इनका पुत्र कर रहा था विश्वास राव। और इस युद्ध का मराठों की ओर से सेनापति था उसका चचेरा भाई सदाशिव भाऊ। और युद्ध में तोपखाना महत्वपूर्ण था। तो तोपखाने का जो प्रमुख था वो था इब्राहिम खां गारदी। यही तोपखाने का प्रमुख इब्राहिम खां गारदी एकमात्र मुसलमान था जो तृतीय पानीपत के युद्ध में मारा गया था। इसलिए आपका ऑप्शन ए इब्राहिम खां गारदी ए सही उत्तर है। आइए इसको देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 नवंबर 1761 को बालाजी बाजीराव के समय हुआ। मराठे हिंदू पद पातशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस कारण मराठों ने अफगानी अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली में की गई व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और 14 मार्च 1758 में रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचा। उसने दिल्ली से
मीर बख्शी थे नजीमुद्दौला, जिसको अब्दाली ने बनाया था, को निकाल दिया। पंजाब को लूटने के पश्चात वहां का गवर्नर अदीन बेग को नियुक्त किया। इस घटनाक्रम से नाराज मराठों को सबक सिखाने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 5वां आक्रमण किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 आक्रमण किए हैं और ये कौन सा था? 5वां आक्रमण था। इस युद्ध में पेशवा बालाजी बाजीराव का नाबालिग बेटा विश्वास राव नेतृत्व कर रहा था, परंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव राव भाऊ था। युद्ध के बीच में ही मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गया। इब्राहिम गारदी के तोपखाने ने अब्दाली की सेना को बहुत कठिनाई पहुंचाई, परंतु शाम तक संपूर्ण मराठा सेना भाग गई अथवा कत्ल कर दी गई। पेशवा का ज्येष्ठ पुत्र विश्वास राव, सदाशिव भाव, जसवंत राव पवार, तुकोजी सिंधिया आदि युद्ध में मारे गए। इब्राहिम गारदी और जनकोजी सिंधिया को बाद में कत्ल कर दिया गया। समझ रहे हैं? यही प्रश्न था कि कौन सा मुसलमान मारा गया था। समझ गए? आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन है हरिद्वार में, बी है लाहौर में, सी है राजकोट में, डी है बंबई में। आर्य समाज की स्थापना हुई थी कहां पर? ऑप्शन डी है बंबई में। 1875 में किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म को उसके मूल रूप में स्थापित करना, को शुद्ध रूप में स्थापित करना, और 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। समझ गए? स्थापना बंबई में हुई। कहां पर हुई? बंबई में, 77 में लाहौर में। और एक चीज आपको जानना है, इन्हीं दयानंद सरस्वती ने, जो आर्य समाज संस्थापक थे, उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति का मूल कहाँ है? वेदों में है। और उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो का नारा आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि किसने नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास, किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपकी परीक्षा में पूछी जाती है, सत्यार्थ प्रकाश। किसकी पुस्तक है? दयानंद सरस्वती की। आर्य समाज ने शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। आप डीएवी सुनते होंगे, आप गुरुकुल कांगड़ी सुनते होंगे जो हरिद्वार में है, गुरुकुल। डीएवी माने दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल जो है आर्य समाज की देन है। गुरुकुल कांगड़ी, कांगड़ी में जो गुरुकुल है हरिद्वार के, वह भी आर्य समाज की ही देन है। समझ गए? 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। कालांतर में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ता थे। एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, और इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद ने पहली बार किया था। समझ रहे हैं? और इन्होंने गौरक्षणी सभा की स्थापना की थी। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। आपकी पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा गया था इतिहास में कि मूल शंकर किसका बचपन का नाम था, तो दयानंद सरस्वती का ही नाम था। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? ऑप्शन ए है मौलवी अहमदुल्ला, बी है मौलवी कुदरत अली, सी है मौलवी अहसानुल्लाह, डी है मौलवी बरकत अली।
जिहाद का प्रचार किया था? ऑप्शन ए में दिए हैं, कौन दिए हैं? मौलवी अहमद उल्ला। ये मूल रूप से, ये मूलतः थे अरकाट। कहां अरकाट है? तमिलनाडु के निवासी थे। अरकाट तमिलनाडु के निवासी थे और फैजाबाद में आके बस गए थे। फैजाबाद में बस गए और जब 1857 का विद्रोह हुआ तब इन्होंने जून 1857 में फैजाबाद में विभिन्न वर्गों को एकत्रित किया और कहा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने की अपील की। कहा अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया जाए? जिहाद छेड़ा जाए। यह बात किसने कही थी? मौलाना अहमद उल्ला ने। और उन्होंने कहा कि हमें क्या करना है? अंग्रेज काफिरों को भारत से बाहर खदेड़ देना है। इनके क्रियाकलापों से सरकार हो गई त्रस्त और त्रस्त हो करके इनके ऊपर क्या किया? 50,000 का इनाम घोषित किया। इनको पकड़ा जाए, जो भी पकड़ के लाएगा उसको 50,000 का इनाम दिया जाएगा। यह प्रश्न बनता है कि किस जो है 1857 विद्रोही के ऊपर अंग्रेजी सरकार ने, कंपनी ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वो कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। उसके बाद भी जीवित नहीं पकड़ा जा सका। बाद में यहां के विद्रोह को रिचर्ड ने जो है समाप्त किया। और ये जब यहां से फैजाबाद से रुहेलखंड की ओर जा रहे थे तो पुआया नामक स्थान में इनको गोली मारी गई। पुआया नामक स्थान पर गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई। क्लियर हुआ है? आइए देख लेते हैं जल्दी से। मौलवी अहमदुल्ला मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के निवासी थे, जो बाद में फैजाबाद आके बस गए। जून 1857 में फैजाबाद में विद्रोह की अगवानी की। उन्होंने विभिन्न धर्मानुयायियों को जिहाद के लिए एकत्रित किया। उन्होंने कहा सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्ला की कार्रवाई से त्रस्त होकर अंग्रेजों ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया, फिर भी इनको जीवित नहीं पकड़ सका। जनरल रेनार्ड, इसको याद रखिएगा, जनरल रेनार्ड ने 5 जून को 1858 को विद्रोह को कुचल दिया। अहमदुल्ला को रुहेलखंड की सीमा पर पोया में गोली मार दी गई। रुहेलखंड की ओर जा रहे थे, पोया नामक स्थान पर इनको गोली मारी गई। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या कह रहा है? ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ऑप्शन बी है इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में एक किया गया कि अगर संकटकालीन परिस्थितियों में में विधान परिषद के अनुमति के बिना गवर्नर जनरल ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकता है। ये 1861 वाले इंडियन काउंसिल एक्ट में है। यह तो यहां पूछ लिया गया। 1861 के उस एक्ट में और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके अगली परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए आइए उसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट के अन्य प्रावधान
गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु गवर्नर जनरल को विधायी कार्यों हेतु नए प्रांत के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांत में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। नया प्रांत का निर्माण कर सकते हैं, उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति भी कर सकते हैं। उसे किसी प्रांत, प्रेसिडेंसी या अन्य किसी क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया 1861 के एक्ट में। अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई और 5वें सदस्य को विधिवेत्ता होना अनिवार्य था। 33 में जो प्रारंभ किया गया था आके 61 में यहां इस रूप में आया। गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया है, जो सभी मनोनीत होते थे। ये सदस्य उसे कानून निर्माण में सहायता करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था, समझ रहे हैं, और इनका कार्यकाल 2 वर्ष था। इन सदस्यों को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को जो राय देंगे सदस्य, उन पर वीटो करने का अधिकार गवर्नर जनरल को था। इस अधिनियम में वायसराय को परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। प्रश्न पूछता है भारत में विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम किसने प्रारंभ किया? तो कैनिंग है, और इसी एक्ट के अंतर्गत कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए जो उस विभाग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की मिनिस्ट्रियल सिस्टम का प्रारंभ हुआ। पूछेगा किसके समय? कैनिंग के समय। किस एक्ट के द्वारा? 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा। मद्रास एवं बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया, जो 33 में ले लिया गया था। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के तहत बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं पंजाब में क्रमशः 1862, 1886, 1887 ईस्वी में विधान परिषदों की स्थापना हुई। 1861 ईस्वी के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। अगर पूछे किस एक्ट के द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया? 1861 द्वारा। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति, पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन, या जिसे उदार निरंकुशता, बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया, क्योंकि गैर सरकारी सदस्य उसमें नियुक्त किए जाते थे। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई। अतः इस अधिनियम ने केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। अब आप समझो यहां से कितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक, संवैधानिक विकास का सूत्रपात किससे हुआ? सहयोग के नीति या उदार निरंकुशता की नीति। भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न कब से प्रारंभ किया गया? और विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत किस एक्ट द्वारा की गई? यहां से वो चीजें आपको मिलेंगी। क्लियर? आइए आगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी है। ए है कुबेर नागा, बी है प्रभावती गुप्ता, सी है कुमार देवी, डी है दत्ता देवी। रानी का नाम बताना है, वो है बी, प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है।
प्रभावती गुप्ता हैं कौन? गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। इनकी एक पत्नी थी नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा। इनसे एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता, प्रभावती गुप्त जो भी। और प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय से हुई थी। इनकी 30 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। किसकी? रुद्रसेन द्वितीय की। और इस समय इनके 2 पुत्र थे, वो दोनों अल्पवयस्क थे। इस कारण से वाकाटक राज्य का जो है संचालन आ गया किसके हाथ में? प्रभावती गुप्ता के हाथ में। और उसी समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ के शकों पर आक्रमण किया। तब उन्होंने, प्रभावती गुप्ता ने रसद, धन और सैन्य सहायता अपने पिता को प्रदान की। और प्रभावती गुप्ता के समय में का एक जो है पूना, कहां से? पूना से रुद्रपुर का तामपत्र मिलता है। पूना के रुद्रपुर ताम्रपत्र से ये पता चलता है वे भूमि दान करती थी। भूमि दान का पता चलता है। प्रभावती गुप्ता एक धार्मिक महिला थी और विष्णु की पूजा करती थी। इनके पिता परम भागवत की उपाधि धारण किए हुए, तो आपको पता ही है। तो ये है आपका उत्तर, आपके समझ में आया होगा। आइए देख लेते हैं। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। 30 वर्ष की अल्पायु में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु होने तथा उनके दोनों पुत्रों का अल्पवयस होने के कारण प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राज्य का संचालन किया। इसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात और काठियावाड़ के शक राज्य पर चढ़ाई की और अपने पिता के इस अभियान में प्रभावती ने सेना और धन से मदद की। पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्ता अपने पति के गोत्र का उल्लेख न करके पिता के धरण गोत्र का उल्लेख करती हैं। शादी किसमें हुई थी? वाकाटक में। उस गोत्र का पूना ताम्रपत्र में उल्लेख न करके अपने पिता के गोत्र का उल्लेख करती हैं। तो इससे प्रमाणित होता है इनके राज्य पर इनके पिता का प्रभाव बहुत ज्यादा था। प्रभावती गुप्त धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। भगवान विष्णु में उनकी गहरी आस्था थी। पूना के रुद्रपुर से जो दान पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा भूमिदान दिए जाने का उल्लेख प्राप्त होता है। क्लियर? आगे चलिए। क्वेश्चन है 15 है, जवाबित थे। ए है कृषि संबंधी कानून, बी है हिंदुओं संबंधित विषय, सी है राज्य कानून, डी है भूमि संबंधित कानून। जवाबित को समझने से पहले समझना होगा दिल्ली सल्तनत एक कैसा राज्य था? इस सैनिक राज्य था, इस पर डिबेट होता है कि ये इस्लामी राज्य था कि धार्मिक राज्य था जो शरीयत के आधार पर चलता था, शरीयत पर आधारित था। इसके अतिरिक्त जो सुल्तान होते थे, सुल्तान भी राज्य के कानून नियम बनाते एवं लागू करते थे ना। सुल्तान इन सब के अतिरिक्त
इस्लामी नियमों के अतिरिक्त सुल्तान भी कुछ नियम बनाते, उसको लागू करते थे। उन्हीं जो नियम सुल्तान द्वारा जो राज्य के कानून बनाए जाते थे उन्हीं को कहते हैं जवाबित। क्या कहते हैं? जवाबित कहते हैं। और जवाबित कभी कभी इस्लाम के विरुद्ध भी हो सकता था। इसी कारण से हम लोग पढ़ रहे थे, जलालुद्दीन खिलजी कहता है दिल्ली सल्तनत कभी भी इस्लामी राज्य नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो अब आपके समझ में आ गया होगा जवाबित क्या है। ऑप्शन सी आइए, राज्य का कानून है। तो ये ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। आइए देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में राज्य के कानून सुल्तानों के द्वारा बनाए जाते थे तथा उन्हीं के द्वारा लागू भी किए जाते थे। राज्य के नियम कानून जवाबित कहलाते हैं। अनेक अवसरों पर जवाबित इस्लाम धर्म अथवा शरीयत के विपरीत भी हो सकता था। इसी कारण से बर्नी ने भारतीय राज्य को सच्चा इस्लामी राज्य न मानकर दुनियावी सोचों माने जहांदारी पर आधारित राज्य माना। कहा सच्चा इस्लामी नहीं है, ये दुनियावी सोच पर जो प्रत्यक्ष सोच है जो राज्य को चलाने के लिए जरूरी है उन पर आधारित है। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का भी मत था दिल्ली सल्तनत सही अर्थों में कभी इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। वस्तुतः दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य था, यद्यपि सुल्तान पर निर्भर था कि वह धर्मनिरपेक्षता से कितना प्रभावित। समझ रहे हैं? कंक्लूजन में इस्लामिक राज्य था लेकिन यह डिपेंड करता था किस पर? सुल्तान पर, कि वह कितना धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 है, शिव जीव हैं इस सिद्धांत का प्रचलन किसने किया? ए है राजा राम मोहन राय, बी है नारायण गुरु, सी है दयानंद सरस्वती, डी है रामकृष्ण परमहंस। जीव क्या है? शिव है। जीव माने क्या है? आत्मा है, व्यक्ति है ना। ये है क्या? शिव है, ईश्वर है। मतलब जीव क्या है? वह ईश्वर है। जीव और ईश्वर में भेद नहीं है। जीव और शिव में मतलब व्यक्ति और ईश्वर में अभेद है, भेद नहीं है। इस बात को माना है। ऑप्शन डी में दिए गए हैं रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जो है इनको दक्षिणेश्वर संत कहा जाता है, दक्षिणेश्वर संत कहा जाता था ना। और इनके शिष्य हैं विवेकानंद, जिन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब? 1897 में। कहां पर की? बारानगर में की। एक कहां पर है? कोलकाता में। कोलकाता के बारानगर पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जो वेदांत पर आधारित था। अब आप समझ गए जीव शिव है मतलब व्यक्ति क्या है? ईश्वर है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर और जीव में अभेद नहीं है, अद्वैत नहीं है। हाँ, द्वैत नहीं है, अद्वैत है, उनमें द्वैत नहीं है। यह बात रामकृष्ण परमहंस ने की है। आइए थोड़ा देख लेते हैं। जीव शिव है का प्रचलन रामकृष्ण परमहंस ने किया। इस विचार के अनुसार प्रत्येक जीव में शिव का ही अंश है, अर्थात सभी जीवों में वही परमात्मा विद्यमान है। यह अद्वैत भावना का रूप है जिसमें जीव और शिव, व्यक्ति और परमात्मा के बीच भेद नहीं माना जाता है। विवेकानंद के अनुसार रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस 1836 से 86 का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। कभी पूछ लेगा इनका मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय था। कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर के पुजारी थे।
और इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से विख्यात थे। इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर का साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारानगर में किया। बाद में बेलूर इस मिशन का मुख्यालय बना। इस मिशन के सिद्धांतों का आधार क्या है? वेदांत दर्शन है। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन का सिद्धांत का आधार। आइए क्वेश्चन नंबर 17 है, जिल्लाह जो राजा धीराज संबंधी अवधारणा है किससे संबंधित है? ए बलबन, बी बहलोलोदी, सी फिरोज तुगलक, डी इल्तुतमिश। ये पहले भी आपके क्वेश्चन आ चुके हैं। ये है अवधारणा बलबन, बलबन के राजत्व से है। और बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है ईरान के ससानी शासकों के सिद्धांत पर आधारित है। ईरान के ससानी शासकों से लिया गया उस पर आधारित है, जो ये मानते हैं कि राजत्व अर्ध दैवीय स्वरूप रखता है। और वो दो तरह के अवधारणा लाते हैं, एक नियाबते खुदाई की, दूसरे जिल्ले इलाही की। निवायते खुदाई का मतलब ये हुआ कि ईश्वर क्या है? सुल्तान या राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है, इसी को कहते हैं निवायते खुदाई। वह जो है ईश्वर ने सुल्तान को, राजा को अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है। और जो राजा का व्यक्तित्व है, सुल्तान का जो व्यक्तित्व है वह ईश्वर की प्रतिछाया है। ईश्वर की प्रतिछाया है, इसी प्रतिछाया कहते हैं जिल्ले इलाही। समझ गए? इसी कहते हैं जिल्ले इलाही। और ईश्वर की प्रतिछाया और इसके द्वारा नियुक्त उसका प्रतिनिधि मानने के कारण जो और सब मनुष्य हैं वह सुल्तान की या राजा की बराबरी नहीं कर सकते, यह इससे पता चलता है। तो इनका जो राजत्व है अर्धदैवी है, सिद्धांत रखता है। इसके अलावा इनके राजत्व में निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता के भी तत्व हैं। निरंकुशता, न्यायप्रियता, बलबन के राजत्व के तत्व अगर पूछे तो उसमें है 4 तत्व है। अर्धदैवी स्वरूप का है, निरंकुशता का है, न्यायप्रियता का है और कुलीनता का है। बलबन का राजस्व सिद्धांत ईरान के ससानी शासकों से प्रेरित था। ये ससानी शासक स्वयं के ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। बलबन ने घोषित किया कि उसका राजत्व अर्धदैवी स्वरूप रखता है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात निवायते खुदाई है। राजा का व्यक्तित्व ईश्वर की छाया अर्थात जिल्ले इलाही है। इसका तात्पर्य यह था कि शासक का कोई साधारण मनुष्य न होकर के ईश्वर द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है। राजा के समतुल्य होने की कामना कोई दूसरा नहीं कर सकता है। निरंकुशता, न्यायप्रियता और कुलीनता बलबन के राजत्व के अन्य तत्व थे। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पाते हैं। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? ए राजेंद्र प्रसाद, बी सरदार पटेल, डी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डी पट्टाभी सीतारमैया। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ? हरिपुरा में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जो है क्या बने? अध्यक्ष बने। फिर उसके अगले वर्ष 1939 में त्रिपुरी में
कहां पर? त्रिपुरी में हुआ कांग्रेस का अधिवेशन। त्रिपुरी कहां है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ये पूछा जाता है इसलिए आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर, एमपी के जबलपुर में है। यहां पर जो है चुनाव हुआ। चुनाव में एक और लड़े पट्टाभी सीतारमैया और दूसरी ओर सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष बाबू थे। और पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था। इसके बावजूद सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए अध्यक्ष पद पर। और इसके निर्वाचन के बाद पट्टाभी सीतारमैया के हारने पर गांधी जी ने कहा था, पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। उसके बाद फिर कार्यकारिणी का गठन का मुद्दा आया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्यकारिणी के गठन के मुद्दे पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में मतभेद हो गया। फलतः सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तो शेष कार्यकाल के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। और आप देखिए आपके प्रश्न में विकल्प नंबर ए में क्या दिया है? राजेंद्र प्रसाद। यही इसका सही उत्तर होगा। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 19 है, उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताइए जिसने चंद्रगिरी के शासक से 1639 में मद्रास पट्टे पर लिया था। ऑप्शन ए है सर जॉर्ज ऑक्सिडेन, बी है फ्रांसिस डे, सी है टॉमस रो, डी है सर जॉन चाइल्ड। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? फ्रांसिस डे है। ऑप्शन 20 में सही है। फ्रांसिस डे ने कब कह रहे हैं? 39 में किससे? चंद्रगिरी के राजा से मद्रास क्या लिया? पट्टे पर लिया, पट्टे पर लिया। और यहां पर उसने एक किला युक्त क्या बनाई? फैक्ट्री बनाई। और ये सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में, फोर्ट सेंट जॉर्ज के रूप में फेमस हुआ। और 1641 ईस्वी तक कोरोमंडल तट पर, कहां पर? कोरोमंडल तट पर मद्रास ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय हो गया। समझ रहे हैं? आइए इसको देख लेते हैं। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त किया, किलाबंद फैक्ट्री बनवाई। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता था। 1641 में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बन गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना किसने की? ए है पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र, बी है राय माधव प्रसाद, सी है स्वामी शिव दयाल सिंह, डी है राय अयोध्या प्रसाद। कब हो? 1661 में। कहां पर हुआ था? आगरा में। इसकी स्थापना की थी शिव दयाल खत्री ने। शिव दयाल खत्री, कहीं कहीं इनका नाम मिलता है तुलसी राम। अब विकल्प में शिव दयाल सिंह है, स्वामी शिव दयाल खत्री को हम लोग मारते हैं। ऑप्शन सी इसमें सही है। और ए थे एक बैंकर थे। क्या थे? बैंकर थे। इन्हें स्वामी के नाम से भी बुलाया जाता था। एक बैंकर थे और इनको स्वामी के नाम से भी बुलाया जाता था। राधा स्वामी सत्संग दयाल में जो राधा और स्वामी, दो चीजें, एक राधा है एक स्वामी है। राधा किसका प्रतिनिधित्व करता है? मनुष्य का, आत्मा का।
और स्वामी जो है किसका प्रतिनिधित्व करता है? ईश्वर का प्रतीक है, एक प्रतीकात्मक है। राधा आत्मा का, स्वामी ईश्वर का, और जब आत्मा और ईश्वर का मिलन होता है तब मोक्ष प्राप्त होता है। यह जो है राधा स्वामी सत्संग दयाल के लोग मानते थे। समझ रहे हैं? आइए देख लेते हैं। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 में शिव दयाल खत्री तुलसीराम ने आगरा में की। शिव दयाल साहब आगरा के एक बैंकर थे, इन्हें स्वामी के नाम से जाना जाता था। इस संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर की सर्वोच्चता तथा पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करते थे। इन्होंने संत मत की परंपरा को आगे बढ़ाया और राधा स्वामी नाम से भक्ति मार्ग का प्रचार किया। इस मत में राधा आत्मा जीवात्मा का प्रतीक, स्वामी परमात्मा सत्पुरुष का प्रतीक है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन ही मोक्ष है। इस संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर की सर्वोच्चता तथा पवित्र सामाजिक जीवन जीने में विश्वास करते थे। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने आज जो है टीजीटी सामाजिक विज्ञान इतिहास के अंतर्गत वर्ष 2013 की पहली क्लास पूरी किया है। अब आप लोग जो है पूरे क्लास को देखिए, समझिए और अपना फीडबैक दीजिए। फीडबैक कहाँ देना है आपको? गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे, लाइक और कमेंट दिया गया है, इन्हीं के माध्यम से अपना फीडबैक दीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास हम लोग अतिशीघ्र करेंगे।